क्या हो? हाँ, तुम्हारी मैम का क्लास में 1.5 मिनट हो गया तो कह रहे हो ह्यूमन ब्लड मार्कर तक आरबीसी की संख्या घट सकती है। अब आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? डब्ल्यूबीसीज के बारे में, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिकाएं या सफेद रक्त कणिकाएं जो व्हाइट है, जिनके पास हेमोग्लोबिन नहीं है, उनको हम सफेद रक्त कोशिका कहते हैं। बच्चा हेमोग्लोबिन जिसके पास था उसको हमने पढ़ दिया, क्या था वो आरबीसी था। तो सिंपल सी बात है क्या कि मैम डब्ल्यूबीसीज वो है जिनके पास क्या नहीं है? जिनके पास एचबी नहीं है। एचबी के आगे मैंने क्रॉस लगा दिया, एचबी का मतलब है यहाँ पे हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसीज के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए बेचारी लाल कलर की नहीं है। लाल कलर वाली कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसीज होती है ना। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनो जरा, डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या होता है? जैसे हमने आरबीसी को क्या कहा था? एरिथ्रोसाइट कहा था, वैसे हम डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से पुकार सकते हैं? डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। बच्चों कभी भी आप अपने ब्लड की रिपोर्ट पढ़ते हो ना, तो उस ब्लड की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट्स इतनी हैं और इतनी होनी चाहिए। तो वो ल्यूकोसाइट्स किसके बारे में बात कर रहा है? वो डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर रहा है, वो सफेद रक्त कोशिकाओं के बारे में बात कर रहा है। आरबीसीज को हमने एरिथ्रोसाइट्स बोला था, डब्ल्यूबीसीज को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे आरबीसी पढ़ा था ठीक वैसे ही डब्ल्यूबीसी पढ़ना है हमें। सबसे पहला पॉइंट, मैम डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए? इनकी क्वांटिटी कितनी है, संख्या कितनी है? तो कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि आरबीसी सबसे ज्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है क्वांटिटी में, है ना। जब बात करते हैं बच्चा, ये सिर्फ हजारों में होती है और कितनी हजार? 8000 से 10000 पर 100 ml एचबी। अगर 100 ml आपका एचबी निकालूं, मैं हीमोग्लोबिन निकालूं, तो उसमें कितनी आनी चाहिए? सिर्फ 8 से 10,000 आनी चाहिए बच्चों। जबकि आपको याद है आरबीसीज कितनी थी? आरबीसीज में मिलियंस में थी। कितनी मिलियन? 4 से 5 मिलियन। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात क्या है? 600:1 होता है बेटा। अब निकालने मत बैठ जाना, ठीक है। कुछ गणित वाले विद्यार्थी होते हैं, दिल पे ले लेते हैं बात को, है ना। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आरबीसी जहां पे 600 होती है, डब्ल्यूबीसी का अनुपात 1 होना चाहिए बच्चा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात 600:1 होता है बेटा। अगर यहीं पे प्लेटलेट्स का भी पूछ ले तो आप ऐड कर लो। प्लेटलेट्स जिनको हम क्या कहते हैं? बिंबाणु कोशिका कहते हैं हिंदी में। बिंबाणु कोशिका कितनी होती है? लाखों में होती है। तो इन तीनों का रेशियो पूछे तो ऐसे करना है, 600:1:40। अब बच्चों आपका एग्जामिनर शातिर निकल जाए, वो पूछ ले आपसे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या का अनुपात, तो क्या होगा? 1:40। और वो पूछ ले प्लेटलेट्स और आरबीसी की संख्या का अनुपात, तो आप बोलोगे 40:600। तो पहले देख लेना, पहले क्या लिखा है? आरबीसी लिखा है, डब्ल्यूबीसी लिखा है, क्या लिखा है? ठीक है, तो ध्यान से देखना पहले। तो आरबीसी जहां पे 600 होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी 1 होनी चाहिए, प्लेटलेट्स 40 होनी चाहिए बच्चा। ये इनकी संख्या का अनुपात होता है, राइट। चलो अगली बात पे, क्योंकि मैम ने कल बताया था आरबीसी मिलियंस में होती है, एम मतलब मिलियंस, डब्ल्यूबीसी हजारों में होती है, टी मतलब थाउजेंड्स, प्लेटलेट्स एल यानी लैक्स में होती है। तो ये इनकी संख्या का अनुपात होता है, ये आपको आंसर करना है। अगली बात, जब बात करते हैं बच्चा डब्ल्यूबीसी की, तो मुझे फटाक से बता दो डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? पता लग गया। कहां बनेगी डब्ल्यूबीसी? का फॉर्मेशन कहां होता है? ये सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां होगा? मैम जहां खून बनेगा वहीं तो डब्ल्यूबीसी बनेगी। हाँ जी, और खून कहां बनता है? खून कहां बनता है? जल्दी बताओ। खून मैम बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। किसमें? अस्थि मज्जा में। तो बताओ बच्चों डब्ल्यूबीसी भी कहां बनेगी? बोन मैरो में बनेगी। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा बोन मैरो क्या होता है ना, क्योंकि बहुत पढ़ा दिया है, राइट। आई बस समझ में। तो फॉर्मेशन डब्ल्यूबीसी का वही होगा जहां पे खून बनता है। अब मैम कितने दिन सर्वाइव करेंगी? इनका लाइफ स्पैन क्या है? इनका जीवन काल क्या है? तो इनके जीवन काल की जब बात करते हैं तो बुक्स में लिखा हुआ होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल सिर्फ 2 से 4 दिनों का होता है। जी हाँ, 2 से 4 दिन तक सर्वाइव करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मैक्सिमम कितना हो सकता है? 21 दिन का, 21 डेज का। अब मैम ये अलग अलग क्यों है? बेटा अलग अलग प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी का कोई प्रकार नहीं है। आज मैं पढ़ाऊंगी डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। तो कुछ डब्ल्यूबीसी होती है ना, वो 2-4 दिन जिंदा रहती है, कुछ 8-10 दिन रह सकती है, कुछ 15-20 दिन रह सकती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे डब्ल्यूबीसी की जीवन काल कितना है, तो ऑप्शन में 2 से 4 दिन है, तो उसको ठीक करके आ जाना। लेकिन अगर बोले मैक्सिमम कितना, अधिकांश मतलब अधिकतर मतलब सबसे लास्ट लिमिट क्या है डब्ल्यूबीसी की जिंदा रहने की? 21 दिन की, 21 दिन की। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम किसके बारे में बच्चा? डब्ल्यूबीसी बनी कहां? बोन मैरो में। कितना दिन सर्वाइव करी? 2 से 4 दिन या 21 दिन तक। उसके बाद क्या हो जाएगी? डब्ल्यूबीसी की डेथ हो जाएगी बेटा, मर जाएंगी, मृत्यु हो जाएगी। अब सुनो डब्ल्यूबीसी मरती है कहां? एक तो ब्लड में, खून में ही है, खून में मर सकती है, ठीक है। दूसरा आप बताओगे थोड़े बहुत डब्ल्यूबीसी जो होती है वो लीवर के पास भी जा सकती है मरने के लिए। वो किसके पास जा सकती है? यकृत के पास जा सकती है। और कुछ किताबों में लिखा हुआ होता है कि डब्ल्यूबीसी स्प्लीन में जा सकती है। अब मैं आपको एक पॉइंट यहां पे क्लियर कर देना चाहती हूं, सबसे ज्यादा स्प्लीन में आरबीसी जाके मरती है, इसीलिए हम कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन होता है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले कभी कभार कि डब्ल्यूबीसी कहां जाके मर सकती है, तो जब आरबीसी जाती है ना तो उनके साथ थोड़ी बहुत डब्ल्यूबीसी जाके स्प्लीन में मर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी खून में ही मरती है बेटा, खून में सबसे ज्यादा मरती है बेटा। जैसे मैंने कल पढ़ाया था ना आरबीसी सबसे ज्यादा स्प्लीन में मरती है। तो अब आपका पेपर तो ऑप्शनल है, आपको तो ऑप्शन देके टिक करना है। हाँ, जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो सारे ऑप्शन दे दे, सारे ऑप्शन नहीं दे सकता बेटा, ठीक है, सारे ऑप्शन नहीं दे सकता। चलो तो आरबीसी की मृत्यु कहां हुई है? मैम खून में सबसे ज्यादा मरती है, अलग से नहीं जाती है, खून में मर जाती है। अब मुझे ये बताओ जहां पे मरी है वहीं पे तो रीजनरेशन होगी, है ना। अगर आपसे पूछ ले डब्ल्यूबीसी का रीजनरेशन कहां होता है, इनका पुनः निर्माण कहां होगा, ये वापस से कहां रीजनरेट हो सकती है? तो जो ब्लड में मरती है ना वही वापस रीजनरेट भी हो जाती है। खून में मरती है, खून में वापस रीजनरेट हो जाती है। मैं मैथ्स की क्लास समझ में नहीं आती है तो बेटा मैथ्स के टीचर को बोलो ना, मुझे थोड़ा ना पता है ना। तो रीजनरेशन वापस से डब्ल्यूबीसी का कहां हो जाता है? खून में मरती है, खून में ही वापस जिंदा हो जाती है। अगला पॉइंट जिसको आपको स्टार करके लिखना है बेटा, डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस था क्या? नहीं मैम। आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया था क्या? नहीं मैम। लेकिन बच्चों याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों लिख दो आप, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। सफेद रक्त कोशिकाओं में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है, लिखो
सफेद रक्त कोशिका या डब्ल्यूबीसी में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिकाएं बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के पास दोनों चीजें होती हैं बेटा, न्यूक्लियस, मेन तो न्यूक्लियस जो एग्जाम में आता है, केंद्रक और सूत्र कणिकाएं पाए जाते हैं किसके पास? डब्ल्यूबीसी, सफेद रक्त कोशिकाओं के पास। जब भी आपको डब्ल्यूबीसी देखोगे तो उसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखेगा। मैं दिखाऊं, चलो भी दिखाते हैं। मैम दिखाओ तो माने हम कि हाँ डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस है। मैं आपको कुछ डब्ल्यूबीसी दिखा रही हूँ प्यारे बच्चों, ये आरबीसी था ना, आरबीसी में न्यूक्लियस दिख रहा है? नो मैम। अब मैं आपको डब्ल्यूबीसी दिखा रही हूँ, ये सारी डब्ल्यूबीसी हैं, ये सारी डब्ल्यूबीसी अभी एक एक करके सब पढ़ेंगे। इन सब में आप देखो, ये देखो एक नहीं, दो नहीं, 3 न्यूक्लियस लेके बैठी है। इसके पास 2 न्यूक्लियस है, इसके पास एक बड़ा एक छोटा न्यूक्लियस, इसके पास रहा न्यूक्लियस, इसके पास रहा न्यूक्लियस। लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो आपको सब में क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस दिख रहा है। तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं उनके पास क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है बच्चा, ये न्यूक्लियस को रखती हैं। आरबीसी मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, हमारे शरीर के अंदर इकलौती ऐसी सेल है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, जब डब्ल्यूबीसी के शेप की बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी की आकृति कैसे दिखती है, अब मुझे जरा कमेंट करके ये बताना आरबीसी का आकृति कैसा था। कल मैंने पढ़ाया था ना आरबीसी का शेप दिखेगा। मैं दिखाऊं, चलो भी दिखाते हैं। मैम दिखाओ तो माने हम कि हाँ डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस है। मैं आपको कुछ डब्ल्यूबीसी दिखा रही हूँ प्यारे बच्चों, ये आरबीसी था ना, आरबीसी में न्यूक्लियस दिख रहा है? नो मैम। अब मैं आपको डब्ल्यूबीसी दिखा रही हूँ, ये सारी डब्ल्यूबीसी हैं, ये सारी डब्ल्यूबीसी अभी एक एक करके सब पढ़ेंगे। इन सब में आप देखो, ये देखो एक नहीं, दो नहीं, 3 न्यूक्लियस लेके बैठी है। इसके पास 2 न्यूक्लियस है, इसके पास एक बड़ा एक छोटा न्यूक्लियस, इसके पास रहा न्यूक्लियस, इसके पास रहा न्यूक्लियस। लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो आपको सब में क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस दिख रहा है। तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं उनके पास क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है बच्चा, ये न्यूक्लियस को रखती हैं। आरबीसी मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, हमारे शरीर के अंदर इकलौती ऐसी सेल है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, जब डब्ल्यूबीसी के शेप की बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी की आकृति कैसे दिखती है, अब मुझे जरा कमेंट करके ये बताना आरबीसी का आकृति कैसा था। कल मैंने पढ़ाया था ना आरबीसी का शेप कैसा दिख रहा था। जब मैं डब्ल्यूबीसी की बात करती हूं तो डब्ल्यूबीसी का कोई भी फिक्स शेप नहीं है बेटा, नो फिक्स्ड शेप, कोई निश्चित आकार की नहीं होती है डब्ल्यूबीसी, यानी कि इनका आकार फिक्स नहीं है, यानी ये अनिश्चित आकार की होती है बेटा, इनका आकार फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है अभी 2 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा। ये डब्ल्यूबीसी कभी ऐसे रहती है, देखना आप ध्यान से, कभी ये डब्ल्यूबीसी ऐसे रह सकती है, कभी ये डब्ल्यूबीसी ऐसे रह सकती है। फिक्स है क्या? नहीं है ना। आपने पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, है ना, कितने बच्चों ने पढ़ा है कि अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता है। तो ठीक जैसे अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता है ना, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का भी आकार फिक्स नहीं होता है। तो कुछ किताबें वाले पता है क्या लिख देते हैं? डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के आकार का जैसा होता है। भैया अमीबा का भी तो आकार फिक्स नहीं है ना, तो वैसे डब्ल्यूबीसी का भी आकार फिक्स नहीं होता है। इनका काम ही ऐसा है बेचारियों का, इनका काम ही ऐसा है। ये देखो बेटा, ये डब्ल्यूबीसी अलग शेप की दिख रही होंगी, ये अलग दिख रही होंगी, अलग दिख रही होंगी, कैसे भी दिख सकती है डब्ल्यूबीसी, फिक्स आकार नहीं है इनका। क्यों नहीं है अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगी। तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, 2 से 4 दिन सर्वाइव करती हैं ये, और बच्चों इनके पास न्यूक्लियस होता है। और आप ये बात बताना कि इनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, और ये हजारों की संख्या में होती है। अब इनका आकार फिक्स नहीं है, इसका रीजन सुनो। इनका आकार फिक्स नहीं है इनके काम की वजह से। क्या काम करती है डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी हमारे खून में होती है, और पता है ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है? आपको बीमारियों से बचाती हैं। कैसे? तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी देना। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। लिखोगे इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। हमें एक लाइन में बोलूं बेटा तो हमें बीमारी क्यों होती है, पहले ये बताओ। कोई मुझे बच्चा बता सकता है बीमार क्यों पड़ते हो? चलो मैं बताती हूँ। जब भी हमारे शरीर के अंदर बाहर से कोई बैक्टीरिया, जीवाणु आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई फंगस, कवक आ गया, कोई ऐसा पार्टिकल आ गया जो हमारे शरीर का नहीं, हमारे बॉडी में इंफेक्शन कर दिया, तब हम बीमार होते हैं बेटा, तब हम बीमार होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है डब्ल्यूबीसी? जब भी बाहर से कोई भी इंफेक्शन आता है, संक्रमण आता है, मैम इंफेक्शन क्या होता है बेटा? जो हमें बीमारी करने आया बाहर से इंफेक्शन है, तो इन सबके खिलाफ लड़ाई करने का काम करता है। ये बैक्टीरिया को मार गिराता है, ये वायरस को मार गिराने का काम करता है। और अगर डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया वायरस को नहीं मारता तो वो बैक्टीरिया वायरस हमें बीमारी कर देता। तो ये जो इंफेक्शन, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई करना और लड़ाई करके उसको मार गिराना और हमें बीमारियों से बचा लेने की पावर होती है ना, इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। बोलते हैं ना फलाना इंसान की इम्यूनिटी कमजोर है इसलिए हर दिन जुकाम खांसी रहता है इसको, फलाना इंसान का इम्यून सिस्टम तगड़ा है इसलिए वो बीमार नहीं पड़ता है। तो इम्यूनिटी क्या होता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब भी हमारे बॉडी में कोई रोग होता है तो उस रोग से फाइट करने की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और यही इम्यूनिटी देने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसीज का होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। एक लाइन में बताऊं तो हमें बीमारियों से बचाने वाली कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती है। तो कल एक बच्चे ने पूछा था ना कि मैम मेरी रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई आई है। बेटा मान लो आपको सर्दी जुकाम या कोई बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में आया, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा टाइफाइड हो गया है ना, डॉक्टर बोलेगा कोई वायरस आ गया, रेबीज हो गया, कुछ भी बोलेगा। तो जब भी आपकी रिपोर्ट्स के अंदर डब्ल्यूबीसी संख्या में बढ़ी हुई आ जाए तो समझना या तो आपको इंफेक्शन है, आपको कोई बीमारी है, या आप बीमारी से जस्ट रिकवर हुए हैं। क्योंकि भाई डब्ल्यूबीसी अपनी संख्या तभी बढ़ाता है जब उसको बाहर से कोई इंफेक्शन दिख गया, बाहर से कोई संक्रमण आया तो डब्ल्यूबीसी अपनी संख्या बढ़ा लेगी। तो जब भी आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में, अच्छा डॉक्टर बोलता है सीबीसी करवा लो, ब्लड रिपोर्ट की रिपोर्ट लेकर आना, फिर बताऊंगा आपको इंफेक्शन है कि नहीं, आपको जुकाम है, नॉर्मल बुखार है, डॉक्टर कैसे बता देता है? अगर डॉक्टर को डब्ल्यूबीसी बड़ी हुई दिखेंगी तो डॉक्टर बोलेगा हाँ भाई कोई इंफेक्शन है आपको, कोई ना कोई बीमारी है आपको, कोई ना कोई आपको बीमारी है ना। तो कहने का मतलब है डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी देना, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देना, हमें बीमारियों से बचाना, इंफेक्शन, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट लड़ाई करना। इसलिए आपको पता है डब्ल्यूबीसी के क्या क्या नाम होते हैं? पता है आप डब्ल्यूबीसी को बोलते हो फाइटर सेल्स, इन्हीं को बोलते हैं फाइटर सेल्स। फाइटर का मतलब होता है लड़ाई करना। किससे लड़ाई करना? जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, इंफेक्शन से लड़ाई करना। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं बॉडीगार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अरे बॉडीगार्ड का काम क्या होता है? जैसे आप जानते हैं मोदी जी के चारों तरफ क्या रहते हैं? बॉडीगार्ड्स रहते हैं, ताकि मोदी जी पे कोई दुश्मन अटैक ना कर दे। ऐसे हमारे शरीर में कोई दुश्मन ना आ जाए, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ना आ जाए, तो हमारे बॉडी में बॉडीगार्ड सेल्स हैं।
कौन सी बॉडीगार्ड सेल्स है वो डब्ल्यूबीसी है। ऐसे ही बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी को सोल्जर सेल्स। बच्चा सोल्जर सेल्स का मतलब क्या होता है? सैनिक कोशिकाएं। जैसे हमारे सैनिक भाई होते हैं, वो सीमा पे सुरक्षा कर रहे हैं, है ना, ताकि कोई आतंकवादी हमारे देश में ना घुस जाए। वैसे हमारे बॉडी में कोई इंफेक्शन ना घुस जाए, तो हमारे बॉडी में सोल्जर सेल्स हैं, और उन्हीं सोल्जर सेल्स को हम क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ही हम कहते हैं इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स का मतलब होता है बीमारियों से बचाने वाली कोशिकाएं। तो बच्चा ये इतने सारे नाम जो होते हैं ना, ये सारे किसके नाम होते हैं? डब्ल्यूबीसी के। आपसे पूछे हमारे शरीर की फाइटर सेल्स, लड़ाई करने वाली कोशिकाएं, बॉडीगार्ड कोशिकाएं, सैनिक कोशिकाएं, इम्यून सेल्स, इन्फेक्शन से लड़ाई करने वाली सेल्स कौन सी हैं? आपका आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमें बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि बीमारी करने के लिए बाहर से जो संक्रमण आता है उसके अगेंस्ट लड़ाई करती है, उसको मार गिराती है। तो अगर आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम हो जाए, इसका मतलब भाई क्या हो गया? आपकी इम्यूनिटी लो हो गई। इसका मतलब आपको कोई भी बाहर से इंफेक्शन आएगा और आपके बॉडी को खत्म कर जाएगा, है ना? आई बात समझ में? हाँ जी मैम। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इतनी बात समझ में आई? जी हाँ मैम। डब्ल्यूबीसी का आकार इसीलिए फिक्स नहीं है। अरे भाई, कोई इंफेक्शन एक प्रकार का थोड़ी ना होता है। कोई बैक्टीरिया लंबे होते हैं, कोई गोल होते हैं, कोई छड़ के आकार के होते हैं, है ना? जब अलग अलग प्रकार का इंफेक्शन है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वायरस हैं, तो डब्ल्यूबीसी भी अपना शेप अलग अलग तरीके से रखता है। इसको जैसा कोई दिखेगा जो बीमारी करने आया है, वैसा ही अपना आकार बना लेगी। इसीलिए डब्ल्यूबीसी कभी ऐसे रहती है, कभी ऐसे रहती है, कभी ऐसे रहती है। तो आपसे कोई पूछे डब्ल्यूबीसी का आकार फिक्स क्यों नहीं है, आप बोलोगे क्या बीमारियां एक ही प्रकार की होती है क्या? क्या इन्फेक्शन एक ही प्रकार के होते हैं क्या? जैसे बहुत सारे प्रकार के जीवाणु विषाणु हैं, बहुत सारे प्रकार के इन्फेक्शंस हैं, वैसे ही बहुत सारे प्रकार की डब्ल्यूबीसी और अलग अलग आकृति की होती है। इनको जैसी जगह मिलेगी वैसी अपने आप को फिट कर लेती है। जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं ना, जैसे देवता वैसी पूजा। तो जैसा इन्फेक्शन वैसा डब्ल्यूबीसी अपना आकार आकृति कर लेती है। तो डब्ल्यूबीसी का कोई आकार आकृति फिक्स नहीं है बच्चों। डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी देना, इम्यून सेल्स का हिस्सा होती है ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। बच्चों बीमारियां तो बहुत प्रकार की होती है मैम, तो डब्ल्यूबीसी के भी प्रकार हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वीडियो ठीक नहीं दिख रहा है, वीडियो तो यहां से ठीक ही दिख रहा है बेटा। सुनो, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे अपने, है ना। पहली डब्ल्यूबीसी होती है, क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहली वाली को बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स हिंदी में बोलते हैं कणिकामय डब्ल्यूबीसी, कणिकामय। और दूसरी तरफ जो होती हैं उनको बोलते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स। इनका मतलब क्या होता है अभी आपको समझाएंगे। एग्रैन्युलोसाइट्स हिंदी में बोलते हैं एक कणिकामय, बिना कणिका वाली। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, फिर आपको फोटो दिखाएंगे कैसी होती है डब्ल्यूबीसी। कुछ ऐसी डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनकी सरफेस पर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल का मतलब होता है पार्टिकल, पार्टिकल को बोलते हैं कण। हम कण को कैसे दर्शाते हैं? ऐसे। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनकी सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हों, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, ऐसे छोटे छोटे कण हों, उनको हम ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनकी सरफेस पर कण नहीं पाए जाते, कण नहीं, ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है पार्टिकल्स। मान लो ये डब्ल्यूबीसी है और इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल नहीं है, कोई कण नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? ये एग्रैन्युलोसाइट है। मैम फोटो दिखाओ, चलो फोटो दिखाते हैं। बेटा इस डब्ल्यूबीसी को देखो, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं। हाँ मैम, तो ये क्या है? ये ग्रैन्युलोसाइट है। अब यहीं पे दूसरा डब्ल्यूबीसी देखो, इसकी सरफेस पर कहीं पर भी आपको कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं क्या? नो मैम, इसका मतलब ये क्या है? ये एग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी है। अरे तो वो डब्ल्यूबीसी जिसके सरफेस एरिया पर छोटे छोटे डॉट पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं, जिन पे नहीं होते हैं उनको एग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। खत्म बात। ये परिभाषा कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती हैं, तो इसका आगे लिखो ये 3 प्रकार की होती है बेटा। कौन कौन सी? नंबर 1 पे लिख दो बेसोफिल्स। अरे कभी आप बीमार हुए होंगे, आपको सर्दी जुकाम हुआ होगा, आपके खून में इंफेक्शन हुआ होगा, तो डॉक्टर ने आपसे ब्लड की रिपोर्ट मंगवाई होगी और उस ब्लड की रिपोर्ट में ये सारी डब्ल्यूबीसी लाइन से लिखी हुई होती है। कभी पढ़ लेना ब्लड की रिपोर्ट, आपको समझ में आ जाएगा कि मैम क्या कह रही थी। बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। नंबर 2 पे आती है, उसको बोलते हैं इसिनोफिल्स। इसिनो या इओसिनोफिल्स कैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का कोई नंबर तो है नहीं अपने। और 3 नंबर पे आती है, उनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। अरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और एग्जामिनर पूछता भी है। ठीक है, कौन कौन सी? बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों डब्ल्यूबीसी ऐसी हैं जिनके सरफेस एरिया पर पार्टिकल्स कण पाए जाते हैं। ठीक है, और एग्रैन्युलोसाइट्स 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। कभी आपने जिंदगी में ब्लड का रिपोर्ट पढ़ा होगा तो ये सारे नाम उस रिपोर्ट में लिखे हुए होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है, कभी पढ़ना आगे चलकर, आपको ये सारे नाम मिलेंगे इस रिपोर्ट में। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स सेम नाम हिंदी में है। तो बेटा मुझे ये बता दो डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती हैं? कुल 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं, आप खुद से देख लो कौन कौन सी मैम। बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब आपकी मैम आपको इनकी फोटो दिखाने जा रही है। ठीक है, ये रही इनकी फोटो। एनसीईआरटी का फोटो है ये, और आप ध्यान से देख रहे हो इस एनसीईआरटी की फोटो में, ध्यान से देख रहे हो तो आप देखिए बेटा, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारी क्या है? ये पांचों के पांचों डब्ल्यूबीसी है। तो आपसे कोई पूछ ले कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं? 5 प्रकार की। मैम आरबीसी नहीं होती, आरबीसी का कोई प्रकार नहीं होता। आरबीसी का एक ही काम होता है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। हाँ जी मैम। मैम ये अलग अलग प्रकार की डब्ल्यूबीसी क्यों है? क्योंकि अलग अलग बीमारियों से बचाती हैं आपको। कैसे बचाती हैं अभी समझ में आ जाएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए। 4 क्वेश्चंस मैं सीधे करवा रही हूं, एग्जाम में आता है इन 5 में से सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी है हमारे खून में? न्यूट्रोफिल्स के नीचे लिख दो, ये मैक्सिमम होती है। आप जानते हैं इन 5 में 60 से 65% में ओनली न्यूट्रोफिल्स हैं। इसका मतलब मैम हमारे खून में सबसे ज्यादा कौन सी डब्ल्यूबीसी है? तो वो न्यूट्रोफिल्स है।
सबसे कम कौन सी है? बेसोफिल्स। ये मिनिमम होती हैं, ये सबसे कम है बच्चा डब्ल्यूबीसी, सिर्फ 0.1 से 0.5% में होती है। परसेंटेज नहीं याद करना है आपको। अरे मोनोसाइट जो होता है वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है बच्चा, और लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। तो 4 क्वेश्चन तो मैंने उंगलियों पे याद करवा दिए। क्या क्या याद करवा दिया? 4 क्वेश्चंस मैंने आपको उंगलियों पे याद करवा दिए। मैम क्या क्या याद करवा दिया? ध्यान से देखो, एग्जाम में आ जाए, हमारे खून में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? हमारे खून में सबसे कम मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? हमारे खून में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। 4 आंसर फटाक से उंगलियों पे याद कर लेना। जी मैम कर लेंगे। अब अगला जो मैं पढ़ाने जा रही हूं उसको ध्यान से समझना बेटा। मैम ब्लड में ये डब्ल्यूबीसी को पहचानेंगे कैसे कि कौन सी न्यूट्रोफिल है? उसके ऊपर नाम थोड़ा ना लिखा है। अरे जो लैब में होते हैं डॉक्टर्स या जो लोग काम करते हैं इन सब पे, साइंटिस्ट लोग, वो कैसे पहचानते हैं कि ये न्यूट्रोफिल है, ये बेसोफिल है? कैसे पहचानेंगे? तो इनको पहचानने का तरीका होता है। पता है हम इनको कैसे पहचानते हैं? हम इनको इनके न्यूक्लियस को देख के पहचानते हैं। अरे डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक होता है ना। हाँ जी मैम, तो इनका केंद्रक अलग अलग आकार और आकृति का होता है, और उसी को देखकर हम पहचान लेते हैं। जरा देखिए मैम कैसे पहचान लेते हैं। तो जो बेसोफिल्स होती है ना, उसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। मैं लिख दूं यहां पर, लिखो नीचे, ठीक है? यहां नीचे लिखेंगे हम बेसोफिल्स में कितने न्यूक्लियस होते हैं और कैसे पहचान लेते हैं हम। हिंदी में सेम नाम है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के आगे लिख देना, इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। कितने? 2 केंद्रक हैं, लेकिन बेटा ये केंद्रक ना एक साथ होते हैं। 2 केंद्रक होते हैं लेकिन एक साथ जुड़े हुए होते हैं। कैसे होगा? देखो, पहला न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस ऐसे होंगे, ये जुड़े हुए होंगे। तो ऐसा जब दिखेगा तो उसको कैसे पहचानते हैं? ये बेसोफिल्स है। मैं दिखाओ ना, चलो दिखाते हैं। कहां पे लिखा हुआ बेसोफिल? आप देख लो बेटा, ये रहा बेसोफिल। इसमें एक न्यूक्लियस ये रहा और एक छोटा सा ये रहा। अब इसमें होता क्या है? एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा होता है। तो शायद आप भी बना लो। देखो मैंने शायद थोड़ा सा बड़ा दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे बना लो। ये एक छोटा होगा और एक ऐसे बड़ा सा होगा। तो बाइलोब्ड, लोब का मतलब होता है 2 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़ा हुआ। तो ये 2 अलग अलग न्यूक्लियस लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही ऐसा न्यूक्लियस दिखा तो क्या पहचानेंगे? हम कहेंगे मैम ये तो बेसोफिल्स है। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब सुनो दूसरा, इसिनोफिल्स को कैसे पहचानोगे? इसिनोफिल्स को दूसरा दिखाती हूं आपको। इसिनोफिल्स को पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? अब आप बताना कि मैम कैसे पहचानेंगे इसको। इसिनोफिल्स कैसे पहचानोगे न्यूक्लियस को? ये रहा इसिनोफिल्स। आप देखो 2 हैं लेकिन बड़े बड़े हैं। देखो बेटा ऐसे 2 न्यूक्लियस लेकिन बड़े बड़े, ये रहा इसिनोफिल। तो आप लिख दोगे बिग साइज्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियस। लिखो बिग साइज्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियस। अरे 2 बड़े बड़े आकार के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है? इसमें तो एक बड़ा एक छोटा दिख रहा था ना। हाँ मैम, तो लिखो 2 बड़े बड़े आकार के केंद्रक पाए जाते हैं। 2 बड़े बड़े आकार के केंद्रक जिस भी डब्ल्यूबीसी के पास होंगे हम कह देंगे ये कौन सी है? ये तो मैम इसिनोफिल्स है। ये तो इसिनोफिल्स है, ठीक है मैम। आओ जरा यहां पर तीसरा, न्यूट्रोफिल्स को कैसे पहचानेंगे मैम? न्यूट्रोफिल्स को कैसे पहचानेंगे? बेटा न्यूट्रोफिल के पास में 2 से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, 2 से भी ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो लिखो मोर देन 2 न्यूक्लियस। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके पास 2 से अधिक केंद्रक हैं, लिख दो, जिसके पास 2 से ज्यादा, 2 से अधिक केंद्रक हैं, उस डब्ल्यूबीसी को हम देखते ही क्या बोल देंगे बेटा? हम बोल देंगे ये तो क्या है? ये तो न्यूट्रोफिल है। मैम दिखाओ, ये देखो बेटा 2 से ज्यादा 3, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं इसके पास, ठीक है? देखो 1 2 3 दिख रहे हैं, तो 3 2 से ज्यादा ही होता है ना। हाँ मैम, तो आप क्या लिखोगे कि न्यूट्रोफिल के पास 2 से अधिक न्यूक्लियस, मैक्सिमम कितने? ब्रैकेट में देना 5 तक हो सकते हैं, 5 तक। हाँ 5 तक। अब आओ जरा मैम, मोनोसाइट में कैसा होगा? मोनोसाइट में, मोनोसाइट को कैसे पहचानोगे मैम कि ये मोनोसाइट्स हैं? तो मैं आपको दिखाती हूं, फिर आप ही पहचान के बताओ मुझे। मोनोसाइट्स को आप कैसे पहचानोगे? आप बताइए बेटा। इस फोटो में देखो, ये रहा मोनोसाइट। इस मोनोसाइट में एक ही न्यूक्लियस है और ये किसके जैसा है? किडनी के जैसा। बेटा किडनी कुछ ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो किडनी होता है, बीन के शेप का। सोयाबीन, राजमा खाते हो, राजमा के आकार का किडनी होता है, और ठीक किडनी के आकार का एक न्यूक्लियस है किसके पास? मोनोसाइट के पास। तो लिख दो आगे मोनोसाइट के आगे, इसके पास ओनली 1 न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है, और वो भी किसके जैसा? किडनी के जैसा। हमारे जो गुर्दे होते हैं ना, उन गुर्दों के आकार का। लिखो एक केंद्रक है और उस केंद्रक का शेप कैसा है? हमारे गुर्दे जैसा, गुर्दे जैसा यानी किडनी जैसा है, ठीक है बच्चों? हाँ जी मैम। अब लिम्फोसाइट को कैसे पहचानेंगे मैम कि ये लिम्फोसाइट है? अभी दिखाती हूं आपको, लिम्फोसाइट दिखाती हूं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आपको लिम्फोसाइट दिखाती हूं। लिम्फोसाइट के पास भी एक न्यूक्लियस होगा, 1 न्यूक्लियस, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा। उसका साइज क्या होगा? लार्जर होगा। तो लिखो लिम्फोसाइट के पास एक बड़ा सा केंद्रक होता है, एक बड़ा सा केंद्रक होता है। मैम दिखाइए, मैं सब कुछ आपको दिखाते हुए जा रही हूं। ये देख लो, ये रही लिम्फोसाइट एक है, और देखो कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है। हाँ मैम, इतना डीप पूछेगा क्या? बेटा देखो, आपकी मैडम ने आपको ना पहले दिन एक प्रॉमिस किया था, क्या? कि मैं आपको तैयारी साइंस की इसलिए करवा रही हूं इतनी अच्छे से कि आप 25 में से 24 नहीं, 25 में से 25 नंबर ला पाओ। अब जब आपको 25 में से 25 लाना है तो बेटा तैयारी भी तो 25 वाली होनी चाहिए ना। और 25 वाली तैयारी कैसे होगी? जब हम एग्जामिनर से 4 स्टेप, 4 कदम आगे रखेंगे। जब एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि इसिनोफिल का काम क्या है, तो क्या एग्जामिनर ये नहीं पूछ सकता कि इसिनोफिल के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं? आप मुझे बता दो हाँ या ना। पूछ सकता है ना, तो मैं क्यों छोड़ूं ये लाइन? क्यों छोड़ूं मैं? अगर मान लो किस्मत खराब हुई और एग्जाम में वही आ गया, तो तुम लोग आके किसको ब्लेम करोगे? मुझे ना। तो मुझे अपने सर पे ब्लेम थोड़ी ना लेना है। अरे जहां मैं 80 घंटे पढ़ाऊंगी वहां 10 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, लेकिन पढ़ाऊंगी तो ऐसा ना कि तुम एग्जाम जब देके आओ बाहर आके बोलो टीचर हो तो मैडम जैसी हो, है ना? एक भी क्वेश्चन अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं ऐसी तैयारी करवा रही हूं आपको। अब जिसे लग रहा है कि मैडम बहुत डीप में पढ़ा रही है, तो बेटा तुम छोड़ दो, तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा थोड़ा ना घाटा है इसमें, है ना?
अब आप एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का फोटो है, अब तुम बोलते हो मैम रेलवे में एनसीईआरटी आती है, तो बेटा एनसीईआरटी में जब ये फोटो दिया हुआ है तो अब इस फोटो का मतलब मुझे समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? मैम समझाना चाहिए, समझाना चाहिए तो समझा दिया ना। ये क्या है? अब आप छोटे बच्चे को पकड़ के पढ़ा सकते हो, ये डब्ल्यूबीसी है, इनकी सरफेस पर ऐसे पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये ग्रैनुलोसाइट्स हैं, कणिका में है, और इनकी सरफेस पे देखो कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा, तो ये एग्रैनुलोसाइट्स हैं, है ना। फिर आपसे पूछे ये क्या है, तो आप बता दोगे ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके पास दो से ज्यादा न्यूक्लियस है उसको न्यूट्रोफिल कहते हैं। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके पास दो न्यूक्लियस हैं, दोनों बड़े हैं, उसको हम इसिनोफिल कहते हैं। बेसोफिल के पास एक बड़ा एक छोटा, मोनोसाइट के पास एक किडनी के आकार का, लिम्फोसाइट के पास एक ही बड़े से आकार का। तो मैं क्यों ना पढ़ाऊं तुम्हें ऐसा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, समझ में आ गया। तो कौन सी डब्ल्यूबीसी को कैसे पहचानते हैं? मैम ऐसे देख के पहचान लेंगे उसके न्यूक्लियस को। जी मैम। अब बात ये आती है मैम इनके काम क्या है। सारी की सारी डब्ल्यूबीसी है और डब्ल्यूबीसी का काम होता है बीमारियों से बचाना, है ना। मैम ये सारी बीमारियों से बचाती है, ये सारी इंफेक्शन से बचाती है, ये सारी बैक्टीरिया वायरस पे अटैक करती है क्या? जी हाँ। इन सारियों का एक ही काम है, आपको बीमारी से बचाना, लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है बेटा, बस वही आपको पढ़ना है। चलो फिर लिखो एक एक करके कैसे कैसे ये बचाती हैं आपको। नंबर 1 पे लिखेंगे हम कौन कौन सी, एक नंबर पे लिखो, इनके फंक्शंस पढ़ा रही हूं डब्ल्यूबीसीज के, ठीक है। लिखेंगे आप बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स के फंक्शंस लिखो। अब हिंदी में अपने आप लिखना बेटा, कितनी बार हिंदी लिखती, ठीक है, ज्यादा लिखूंगी तो फिर टाइम खराब होता है। बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स के फंक्शंस लिखो, क्या काम करती है। ये दोनों ना एक जैसा काम करती है। इनके आगे लिखो दे प्रोवाइड फर्स्ट लेवल इम्यूनिटी, दे प्रोवाइड फर्स्ट लेवल इम्यूनिटी। ये प्रथम स्तर की इम्यूनिटी प्रदान करती है, ये प्रथम स्तर की फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करती है, प्रथम स्तर की इम्यूनिटी प्रदान करती है। इम्यूनिटी के भी लेवल होते हैं बेटा, हाँ 3 लेवल होते हैं। प्रथम स्तर की इम्यूनिटी देती है। अब दूसरी लाइन लिख लो और फिर मैं आपको समझाती हूं। ये ना नॉन लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी देती है, नॉन लिविंग्स के अगेंस्ट काम करती है। अब इस लाइन को पहले मैं समझाती हूं फिर आप लिखना कि अगेंस्ट काम करती है। ये निर्जीव चीजों के विपरीत इम्यूनिटी देती है। अब कैसे देती है वो पहले सुनो 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 ध्यान से बेटा। मैंने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था लिविंग नॉन लिविंग क्या होता है। आप मान लो एलर्जी आप सबको होती है ना एलर्जी। किसी किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है। धूल मिट्टी लिविंग है क्या? नहीं है ना। जब घरों में पेंट होते हैं किसी किसी को पेंट से एलर्जी हो जाती है, पेंट लिविंग है क्या? नहीं है ना। किसी किसी को जब सुबह सुबह उठते छींकें आती है ना, वातावरण में धुआं हो जाता है, धुआं हुआ, चूहे के बगल में बैठते चूल्हे के बगल में बैठते चूल्हे से धुआं निकलता है, धुएं से क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी कब होती है? जब कभी हमारे बॉडी के अंदर बाहर से कोई पार्टिकल्स आ गए और बाहर से कोई भी पार्टिकल्स या कोई ऐसा पोल्यूटेंट आ गया जो हमारे शरीर का नहीं है, आपको वो एलर्जी कर जाएगा ना एलर्जी। तो ये सब धूल मिट्टी धुआं है ना, ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग्स होते हैं बेटा, नॉन लिविंग्स होते हैं। तो इन धूल मिट्टी के खिलाफ एलर्जी की रिएक्शन यही करवाती है। वो छोड़ो, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। चलो देखो मैं बताती हूँ क्या काम करती हैं। मैं इनके 3 काम बताऊंगी A B C करके। पहला काम बता रही हूँ मैं, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाती है, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मतलब होता है सूजन आना। बेटा हमारी क्लास में मान लो कोई बहुत बदतमीज लड़का है, ठीक है, बदतमीज लड़का बहुत बदतमीजी कर रहा है, मैंने उसको चांटा लगा दिया, बहुत तेज चांटा पड़ा गाल पे। क्या होता है जब चांटा पड़ता है गाल पे? तो अगर किसी को चांटा मारा तो क्या होता है? सबसे पहले गाल पे जहां पर जिस हिस्से में मारा है वहां की सेल्स डेड हो जाती हैं। डेड का मतलब मर जाती है, वहां की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती हैं, कोशिका मर जाती है। वहां क्या आएगा? रेडनेस आ जाएगी, लाल हो जाएगा गाल, हाँ मैम लाल हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, हाँ मैम, चारों की चारों उंगलियां छप जाएंगी आपकी, है ना, अंगूठा भी छप जाएगा, है ना, सूजन आ जाएगी, सूजन आ गई, हाँ मैम। और बेटा उस हिस्से पे दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा मैम, दर्द होगा। और बच्चों सुनो, उस हिस्से पे वो हिस्सा जो है दर्द होगा, उसमें सूजन आ जाएगी और आपका गाल गर्म हो जाएगा, हीट, वहां से उष्मा हीट निकलना शुरू हो जाएगा। कभी अपने पापा से चांटा खाया होगा ना, बहुत तेज चांटा पड़ता है तो क्या होता है? चांटा मारते हैं तो इस हिस्से में क्या होगा? अरे इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, चांटा तो नहीं खाया होगा तुमने, मान लेती हूँ मैं, सारे सभ्य बच्चे हैं। इंजेक्शन लगवा के आते तो क्या होता है? उस जगह पे वो जगह लाल लाल पड़ जाती है, सूज जाती है, वहां दर्द होता है और इस हिस्से को टच करोगे तो आपको गर्माहट का एहसास देगा। तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शंस इन्हीं को इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कहते हैं। और पता है आपको ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कौन करवाता है? ये बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स का काम होता है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जब भी हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है बाहर से या कोई इंजेक्शन लगता है तो उस जगह की जो सेल्स हैं वो मर के लाल हो जाती हैं और उस जगह पे आपको दर्द होता है, तो उस दर्द की पहचान करवाना का काम कौन सी रिएक्शंस, कौन सी सेल्स करवाती हैं? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स करवाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें, ये पता है किसने करवाई है? अब अगर बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स नहीं होती ना तो आपको कितने चांटे मार लेती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें। तो आपको चांटे से डर क्यों लगता है? क्योंकि चांटा जहां पड़ेगा वहां सूज जाएगा और दर्द होगा, तो सूजना और दर्द का एहसास कौन करवाएगा? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स करवाएंगे, तभी तो डर लगेगा दूसरी बार, इस बार चांटा नहीं खाऊंगा मैम से। आई बात समझ में? हाँ मैम। तो एग्जामिनर पूछेगा इन्फ्लामेटरी रिस्पांस कौन सी डब्ल्यूबीसीज प्रोवाइड करती हैं? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स प्रोवाइड करती हैं। दूसरा काम लिखो, ए में ये, बी में यही वो डब्ल्यूबीसीज हैं जो आपके बॉडी में एलर्जी करवाती है। अब एलर्जी का नाम तो सबने सुन रखा होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको ये ना पता हो एलर्जी होती है नहीं होती है। सुनो एलर्जी क्यों होती है वो सुनो पहले।
जब भी हमारे शरीर में एक केमिकल निकलता है जिस केमिकल को हम हिस्टामीन कहते हैं, हिस्टामीन कहते हैं, और इसी हिस्टामीन की वजह से आपको एलर्जी होती है। हिस्टामीन क्या है? ये एक रसायन है, एक केमिकल है। ये जब जब हमारे बॉडी में निकलेगा ना, ये केमिकल जब जब निकलेगा तब तब आपको एलर्जी होगी बेटा। अब किसी किसी को ये केमिकल कब निकलता है, आपने सुना होगा फलाना इंसान कहता है मुझे ना मशरूम खाने से एलर्जी है, मैं मशरूम नहीं खा पाता, मुझे दाने हो जाते हैं बॉडी पे। कोई कोई कहता है मुझे सुबह उठते उठते एलर्जी हो जाती है, कोई कोई कहता है मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है ना। कोई कोई कहता है मुझे गेहूं से एलर्जी है, आजकल गेहूं खाने से एलर्जी हो रही है लोगों को। कोई कोई कहता है मैं बेसन नहीं खा पाता, बेसन से एलर्जी हो जाती है। ऐसे सुना होगा आपने, है ना, सुना होगा, राइट मैम, है ना। तो बेटा एलर्जी कब होती है, पहले वो कॉन्सेप्ट सुनो। जब भी हमारे शरीर के अंदर बाहर से ऐसा कोई चीज आ गया जिसको हमारे बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ भी आ गया, धूल मिट्टी आ गई, पॉल्यूशन का पार्टिकल्स आ गए, धुआं आ गया हमारे बॉडी में, चला गया अंदर, धुआं ले लिया आपने शरीर के अंदर, तो आपको क्या होगी? आपके बॉडी में ये धुआं, ये धूल मिट्टी जाकर क्या करेगा? हिस्टामीन रिलीज करेगा। और ये हिस्टामीन पता है कौन बनाता है? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स बनाती है। जैसे ही बाहर से धुआं आया, धूल मिट्टी आई, पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स आए, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स कहेंगे भाई साहब आ गया कुछ बाहर से ऐसा माल जो हमारा नहीं है। क्या बना देंगी? हिस्टामीन बना देंगी। और ये हिस्टामीन जब जब बनेगा आपको क्या होगी? एलर्जी होगी। आपको छींकें आएंगी, खांसी आएंगी, नाक से पानी बह जाएगा, शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, खुजली हो जाएगी, शरीर पे रैशेस पड़ जाएंगे। आपको भाई साहब एलर्जी होगी, पता नहीं कल तो क्या खा लिया, ऐसा एलर्जी होगी। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको एंटी एलर्जिक दवाइयां देगा। वो दवाइयां जो आपकी एलर्जी खत्म कर दे उनको एंटी एलर्जिक दवाइयां कहते हैं। जैसे सिट्राजिन नाम की एक टैबलेट आती है ना। तो बेटा क्या होता है, अब एलर्जी ठीक कैसे होती है? तो जो एंटी एलर्जिक दवाइयां होती हैं वो पता है क्या करती हैं? वो आती हैं और इस हिस्टामीन के सिक्रेशन को बंद कर देती हैं। और जैसे हिस्टामीन बंद, एलर्जी खत्म। जैसे ही हिस्टामीन बंद, आपका एलर्जी खत्म, खत्म हो जाता है ना। आई बात समझ में? हाँ जी मैम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एलर्जी किस केमिकल के निकलने से होती है? तो एलर्जी हमारे शरीर में हिस्टामीन केमिकल के निकलने से होती है। आपसे पूछेगा एलर्जी करवाने वाली डब्ल्यूबीसीज कौन कौन सी होती हैं? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स होती हैं। बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स होती हैं। तो ये दो काम बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स ने कर दिया। पहला काम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। जब कोई इंजेक्शन लगाता है, कांटा चुभता है, आपको थप्पड़ मारता है, आपको घूसे पड़ती है, लाते पड़ती हैं, तो उसके बाद जो रिएक्शन आता है उसी को इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। दूसरा, जब आपके बॉडी में कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए जो आपके शरीर के नहीं है और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो आपके बॉडी में एलर्जी हो जाती है। उस एलर्जी को करने के लिए क्या हिस्टामीन प्रोड्यूस करता है बेसोफिल और इसिनोफिल्स। आपको एक बात बताऊं, एलर्जी अच्छी होती है। आप खुद सोचो, आपके शरीर में ऐसे कोई चीजें आ गई हैं जो टॉक्सिक है, जहरीली है, और आपको एलर्जी नहीं हुआ, आपको पता थोड़ी लगेगा? तो वो धीरे 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 वो जहरीली चीज आपके धीरे धीरे अंगों के अंदर जाके जम जाएगी, जम जाएगी, जम जाएगी, और आपके ऑर्गन्स खराब नहीं कर देगी क्या वो चीज? हाँ मैम। तो एलर्जीज अच्छी होती हैं। अगर एलर्जी नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा भाई साहब आप कौन सी चीज ऐसी ले रहे हो अपने बॉडी में जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है धीरे धीरे। एलर्जी हो रही है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम ने पहचान लिया है बाहर से कुछ खराब चीज आई है भाई साहब, आगे से नहीं खानी, आगे से नहीं खानी। तो एलर्जीज आर गुड, एलर्जी होना अच्छी बात है। एलर्जी नहीं हो रही है ना किसी चीज से, तब समझो तुम्हारा इम्यून सिस्टम में गड़बड़ है, तब तुम्हारे इम्यून सिस्टम में गड़बड़ है। तो एलर्जीज अच्छी होती हैं, तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि आगे से वो चीज नहीं खानी भाई, उस चीज से बच के रहना भाई। ठीक है। तीसरा, सी में, सी वाला पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि तीसरा क्या काम कर सकती हैं बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। बेटा मैं मानती हूं थोड़ा सिलेबस आपको लग रहा होगा बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन मैं कुछ छोड़ के नहीं पढ़ाना चाहती, मैं कुछ छोड़ के नहीं पढ़ाना चाहती। क्यों? क्योंकि बेटा एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कहां से क्या पूछ ले, और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती आपके सिलेबस के साथ कि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर आप उसको बना ना पाओ। इसलिए सिलेबस की चिंता मत करो, आपके एग्जाम से पहले सिलेबस हो जाएगा। लेकिन बेटा